आज मंत्रिपरिषद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। सर्वप्रथम आपको जानकारी होगा कि राज्य सरकार शराबबंदी पर काफ़ी कदम उठा रही है और इसी क्रम में जो शराब और ताड़ी के उत्पादन और इसमें बिक्री में लगे लोगों को और जो विशेषकर जो अत्यंत निर्धन परिवार हैं उनके लिए एक योजना सतत जीविकोपार्जन योजना राज्य सरकार चला रही है। ये जीविका के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको 1 लाख तक मदद दी जाती है, जिससे वो अपना उद्योग, चाहे दुकान हो या छोटा सा व्यापार हो, वो अपना शुरू कर सकें। और ये पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र में संचालित थी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब ये नगरीय क्षेत्र में भी ये संचालित की जाए और यह भी जो जीविका है उसके माध्यम से संचालित की जाएगी। दूसरा संशोधन ये था कि पहले केवल ताड़ी के उत्पादन और शराब के जो कारोबार हैं, ताड़ी के जो कारोबार हैं उसमें लगे थे, उन लोगों को इस पर सम्मिलित किया गया था। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि शराब एवं ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो सम्मिलित है, जो ट्रेडिंग करते हैं या अन्य उसी से संबंधित कार्य करते हैं और हेल्पर का काम करते हैं और अन्य जो कार्य उसमें करते हैं, उनको भी रिहैबिलिटेट करने के लिए और उनको भी इस व्यवसाय से अलग करने के लिए राज्य सरकार ने उनके लिए भी ये योजना को विस्तारित किया है। ये 2 महत्वपूर्ण है। तीसरा ये था कि केवल पारंपरिक रूप से जो लोग थे, पारंपरिक रूप से जो इस कार्य में लगे हुए थे, केवल उनके लिए ये योजना संचालित की जा रही थी। अब यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदाय के भी लोग जो भी इस कारोबार में लगे हैं उनको भी मदद की जाएगी, ताकि वे इस शराबबंदी को और बल देंगे और साथ ही साथ इस कारोबार में अपने को नहीं लगाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है राज्य सरकार का, जो आज मंत्रिपरिषद ने इस पर निर्णय लिया है। और इससे जो भी लोग इस कारोबार में हटे हैं, जो भी लोग इस कारोबार से अलग हुए हैं, उनको उद्योग लगाने के लिए, उनको छोटे छोटे व्यापार करने के लिए 1 लाख तक की राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। दूसरा एक मामला था जो आपको जानकारी होगी, सभी लोग जनता दरबार में भी रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें ये आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के चयन के संबंध में आती हैं और बहुत सारी शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई और सभी लोग यहाँ पर अपने शिकायतें लेकर आते हैं और विभिन्न न्यायालयों में और साथ ही साथ जो भी अपीलेट अथॉरिटी है वहाँ पर भी इसमें शिकायतों का भरमार हो जाता है। तो राज्य सरकार ने ये जो पूरी सेविका और सहायिका के चयन की प्रक्रिया है, इसमें पूरा संशोधन कर दिया है। अब ये जो भी रिक्ति होगी उसकी सूचना अब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और जो मेरिट लिस्ट होगी वह उप विकास आयुक्त, जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति जनजाति नामित पदाधिकारी की एक कमेटी है, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो होंगे वो सदस्य सचिव होंगे। तो यह कमेटी पूरी सूची की समीक्षा करेगी और साथ ही साथ इसका एक मेरिट लिस्ट बनाएगी, जिसके आधार पर जो पुरानी आम सभा है वह निर्णय लेगी। सूची के मेरिट लिस्ट में किसी को आपत्ति हो, किसी को कोई अपील होगा, जो उप विकास आयुक्त की कमेटी है वह सूची प्रकाशित होगी, उस पर वो अपील भी कर सकते हैं और जब फाइनल सूची हो जाएगी वह इस कमेटी को उपलब्ध कराएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति होगी। तो अब ये है कि अब इस सूची है, प्रतीक्षा सूची है या मेरिट लिस्ट है या आवेदन पत्र में आप कोई छेड़छाड़ अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है और साथ ही इसकी पूरी स्क्रूटिनी के आधार पर इसकी सूची बनाई जाएगी। तो बार बार जो शिकायत मिलती है सूची बनाने में, मेरिट लिस्ट बनाने में और चयन की प्रक्रिया है, यह इसमें अब परिवर्तित हो गया। साथ ही साथ इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें भी परिवर्तन कर दिया है
शैक्षणिक योग्यता में अब सेविका चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता अब इंटर अथवा समकक्ष होगा। तो सेविका का इंटर होगा और सहायिका का मैट्रिक होगा। तो ये और संशोधन ये दो कर दिया है। सहायिका का मैट्रिक होगा और सेविका का इंटर पास होगा। पहले क्या था? कौन सा? पहले क्या था? शैक्षणिक योग्यता इसमें पहले क्या था? पहले था ये सेविका था, पहले मैट्रिक था और सहायिका का अष्टम था, 8th पास था। तो 8th पास से बढ़ा के मैट्रिक हो गया है और सेविका का जो है वो मैट्रिक से बढ़ के अब इंटर हो गया है। तो दोनों में बहुत परिवर्तन हो गया है। मैं वो बता रहा हूँ आपको। दूसरा ये है कि अब ये अनिवार्यता हो गई है कि जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है अब उसकी उस वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप छपरा के किसी गांव में आंगनवाड़ी सेविका का चयन कर रहे हैं और कोई मतलब शेखपुरा या भागलपुर का कोई अप्लाई कर सकता है। आपको अनिवार्य है कि आप वहाँ के रेजिडेंट होंगे, वहीं पे आप निवास करते होंगे। ये क्राइटेरिया हो गया। हाँ, उसी उसमें यह है सेविका सहायिका को संबंधित वार्ड का निवासी होने की अनिवार्यता होगी एवं सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण की अनिवार्यता होगी। तो ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि आप वहाँ पे रहते होंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं और रहते हैं या शहर में रहते हैं और वहाँ आके ड्यूटी करेंगे, नहीं, आपको वहाँ पे रहने की अनिवार्यता होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस सभी लोगों से ये जो व्यवस्था है और बहुत सारे इसी के साथ संशोधन किया है। अपील का प्रावधान है और आम जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगी, उस पर भी जानकारी, मतलब सब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, उस पर भी अगर किसी को आपत्ति है उसकी भी उस पर भी अपील का प्रावधान है। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट अपील हो जाए, शुद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद आपके जो आम सभा होगी वहाँ पर जाके चयन होगा। और उसके बाद भी आपके अगर उसको किसी को शिकायत है तो असंतुष्ट परिवादी को चयन की तिथि से 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एडीएम के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। तो एडीएम के अगर लास्ट में चयन में भी कुछ इश्यू हो गया तो एडीएम के यहाँ वो दायर कर सकती है और उसका निष्पादन 3 माह के भीतर करना होगा। तो यह भी एक व्यवस्था कर दिया है। और उसके बाद अगर उससे भी असंतुष्ट है तो प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ पुनरीक्षक दायर कर सकता है और उनके द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। तो एक अपील की प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ जो प्रक्रिया है बड़ी पारदर्शी हो गई है और साथ ही साथ ऑनलाइन हो गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ आपको उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण संशोधन है। हाँ, जो डीडीसी की कमेटी है, डीडीसी कमेटी उसके जो मेरिट लिस्ट है उसको निर्धारण करेगी। अभी तो आम सभा में वो जो वार्ड सदस्य हैं सब लोग बैठते थे, वहीं पे आवेदन पत्र प्राप्त करते थे। एक प्रोग्राम पदाधिकारी जाते थे और वहीं बैठ के एक लिस्ट बन जाती थी और उसी पर चयन हो जाता था। मेरिट का क्या आधार होगा सर? कौन सा मेरिट आधार का? मेरिट लिस्ट का एग्जाम होगा या मार्क्स बेसिस होगा या क्या? इसमें जिसके सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन होंगे उसका सबसे हाईएस्ट है। मतलब अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता और मेगा अंक तो वो आपका होगा। मतलब इसमें अभी है कि जिनको शैक्षणिक योग्यता सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो आपकी जितनी शैक्षणिक योग्यता होगी उतना आपका मेरिट लिस्ट में ऊपर हो जाएगा। अधिकतम उम्र भी घटा दिया गया। अब अधिकतम उम्र भी आपका प्रकार उम्र की न्यूनतम आवश्यकता 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 35 वर्ष है। और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम में 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगे। ये सब है। बहुत सारे माइनर इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके जो चयन में सबसे ज़्यादा
मतलब आपके मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री की जनता दरबार में सबसे ज़्यादा आवेदन पत्र है। सीधे आम सभा से उठ के चला गया डीडीसी के पास। हाँ, मतलब डीडी आम सभा तो रह गई, लेकिन डीडीसी मेरिट लिस्ट बनाएंगे फिर वापस भेजेंगे उसी में तुमको चुना। और उसी से उनको चुनना है। अब उसमें कोई आप ना संशोधन कर सकते हैं, ना ही आप उसमें कोई हेर फेर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपने चयन किया किसी को, फिर अपील है आपका एडीएम के यहाँ, फिर उसके यहाँ अगर एडीएम के यहाँ आप संतुष्ट नहीं है तो कमिश्नर के यहाँ, और ये अंतिम है उसके बाद कमिश्नर के यहाँ। सर पहले पूरा ऑल बिहार फ्री था, कोई किसी जिला का किसी जिला में आवेदन कर देता था, नहीं सर? अब से अवार्ड का निवासी होना, अभी तो वहाँ निवासी होना आवश्यक है ना। पहले ये कोई बैरियर नहीं था इसका। पहले इसका बैरियर था, लेकिन मतलब इतना स्पेसिफिक बैरियर नहीं था पहले। इसमें है कि सहायिका सेवा संबंधित वार्ड का निवासी में मतदाता होना अनिवार्य होगा, इतना ही था। लेकिन कैसे वो प्रूव करेंगे, कैसे होगा, कैसे वो वहाँ का निवासी होगा, ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया। ये पिछड़ा जात वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की एक योजना है, जिसमें प्राक प्रशिक्षण योजना के तहत छात्रों को लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, और विभिन्न जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनके यहाँ उनके लिए ट्रेनिंग का प्रावधान है। और ये सभी जिलों में था, जिसमें 1 लाख रुपए उनकी आय सीमा थी। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, 1 लाख रुपए की आय सीमा थी। अब उसको बढ़ा के 3 लाख आय सीमा कर दी है। तो जिनकी भी आय सीमा 3 लाख होगी, उनके बच्चों को इस प्राक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 2 केंद्र हैं जिसमें अरवल और शिवर है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और वहाँ पे शिक्षक भी, मतलब टीचर्स भी नहीं थे। तो उसका परिवर्तन कर उसको चेंज करके उसको पटना एवं नालंदा में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत संस्थाओं में प्रतिस्थापित किया गया है। और ये दोनों संस्थाओं को, अरवल और शिवर की जो केंद्र हैं, उनको ट्रांसफ़र करके पटना और नालंदा में ट्रांसफ़र कर दिया है। और साथ ही साथ अरवल और शिवर के जितने भी बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी इन दोनों केंद्र में एडमिशन के लिए। तो प्राक प्रशिक्षण केंद्र का भी जो आय सीमा है परिवारों का, वो बढ़ा दिया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में जो भारत सरकार की परियोजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, 22-23 के लिए 64,91,50,000 की स्वीकृति दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण योजना है और राशि भी विमुक्त हो गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, जिसमें मत्स्य पालन के विभिन्न आयाम को बिहार में ये बढ़ावा देगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। इसमें सबसे पहला है आपका प्रखंड सह अंचल मोहल्लिया, जिला कैमूर। तो कैमूर में एक स्थापित होगा, और दूसरा आपका प्रखंड सह अंचल बिहार शरीफ, जिला नालंदा में स्वीकृत है। तो 2 केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। इन दोनों का अलग अलग एस्टिमेट है, 46,07,97,000 रुपये है। ये 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय 10+2 है। तो 2 जगह आपके आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। सहकारिता विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य में जितने भी पैक्स हैं, प्राथमिक कृषक साख समितियां, जितने भी पैक्स हैं, उसका कंप्यूटरीकरण, मतलब कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स की योजना है। उन सभी पैक्स को अब कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और केंद्रांश के रूप में 149.40 149,40,00,000 रुपये इसमें ये है आपका केंद्रांश। राज्यांश में 99.60 रुपये है। तो कुल 249 करोड़ की योजना है और सभी हमारे राज्य के पैक्स हैं उनको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, ताकि उनके जो कार्यकलाप हैं वे ऑनलाइन हो सके और वो कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस अकाउंट्स है, बहुत सारे जो कार्य करते हैं वे अपने मेंटेन कर सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है कॉर्पोरेटिव सेक्टर की। कितना नंबर ऑफ पैक्स कितना होगा? ये पैक्स की संख्या
अभी बताता हूँ। इसमें 8,463 पैक्स है, 8,463 पैक्स है। तो ये सभी का चरणबद्ध तरीके से इसका कंप्यूटराइजेशन होगा, अपग्रेडेशन होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसमें केंद्रांश की प्रत्याशा में राज्य सरकार अपना स्टेट शेयर दे पाएगी, इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। राज्यांश का मद करीब 50 करोड़ है, अभी केंद्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो इसलिए केंद्रांश की प्रत्याशा में राज्य सरकार ने अपना जो अंश है उसको रिलीज किया। नगर विकास एवं आवास विभाग है, जो बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन नियमावली है, नियम 11 और उपनियम 3(1) को संशोधन किया है। और इसमें पटना महानगर निगम के क्षेत्र में जो अध्यक्ष होंगे वो सचिव और सचिव स्तर के और सचिव से ऊपर वाले स्तर के पदाधिकारी होंगे। तो यह संशोधन ये बिहार शहरी आयोजना विकास संशोधन नियमावली पटना के लिए किया गया है। इससे पूर्व सभी जो जिलों में जो आयोजना के जो प्लानिंग एरिया है उसके जो अध्यक्ष हैं वो जिला पदाधिकारी होते हैं। तो केवल पटना के लिए सचिव और सचिव से ऊपर के पदाधिकारी होंगे। तो यह संशोधन आपके बिहार शहरी आयोजना विकास नियमावली में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए किया गया है। नगर विकास की 2 योजना है, 3 योजनाओं की स्वीकृति है, 2 मूल योजना है और 1 संशोधन है। इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो पटना स्मार्ट सिटी में है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर पटना का जो स्मार्ट सिटी है, तो 2,776 करोड़ 16 लाख एस्टिमेटेड था, उसको घटा के 982 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है। जो कंपोनेंट इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप थे और अन्य पार्टनरशिप थे उसको हटा दिया गया। अभी 982 करोड़ 50 लाख की योजना होगी। तो यह जो संशोधन किया है केवल जो केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी योजना में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको घटा दिया गया। इसके साथ साथ 2 जगह एसटीपी और इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन सिस्टम है, इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और एसटीपी 2 जगह स्वीकृति दी गई है। एक है रामनगर नगर परिषद है, ये बेतिया में है, नावगढ़ पश्चिम चंपारण में। ये कुल राशि है इसकी 60 करोड़ 2,50,000 की है, 60 करोड़ 2,50,000 की एक ये योजना है रामनगर नगर परिषद बेतिया की, जिसकी स्वीकृति दी गई है। और दूसरा है आपका सुपौल नगर परिषद में, यह भी इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और एसटीपी है। यह सुपौल नगर परिषद का ये 60 करोड़ 14,20,000 का है। तो 2 एसटीपी और इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन ये सीवरेज सिस्टम का है। ये दोनों योजना नमामि गंगे योजना के अंतर्गत है, जो भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उद्योग विभाग का एक जो SIPB जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस कैबिनेट करती है, उसमें निवेश का जो क्लियरेंस देती है, मेसर संजीवन राइस मिल्स, ये पार बॉइल्ड राइस का है और 34 करोड़ 15 लाख का ये जिला जमुई मौजा बिशनपुर पोस्ट माधोपुर। तो ये उस स्थान पर एक पार बॉइल्ड राइस मिल की का क्लियरेंस मंत्रिपरिषद ने दिया है निवेश का। गृह मंत्रालय द्वारा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, सांप्रदायिक दंगे हैं, आतंकवाद है, इनको जो ये देती है कंपनसेशन देती है, जो जिनकी जो मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से अशक्त होने पर जो देती है राशि देती है, अनुदान देती है, उसमें भारत सरकार ने अपने गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया है। तो संशोधन बिहार सरकार ने भी अपने गाइडलाइंस में तदनुसार संशोधन कर दिया है। इसमें जो घटना 1/4/2008 से 23/8/2016 तक है उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस 3 लाख होगा, और जो घटनाएं 24/8/2016 हैं उसके बाद के 5 लाख हैं। और इसमें भी ये लिखा है कि किस किस क्रम में उसको जमा होगा। 50 लाख होगा आधार लिंक सेविंग बैंक अकाउंट में,
अब 50 लाख होगा फिक्स डिपॉजिट विक्टिम के बेनिफिशियरी में, और उसमें लॉक इन पीरियड 3 साल होगा। तो गाइडलाइंस में संशोधन किया है, बिहार सरकार ने उसी को अपना लिया। अब मैं पद सृजन के प्रस्ताव पर आता हूँ। राज्य सरकार के अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दायर वादों में त्वरित निष्पादन हेतु ये राज्य में गठित जो न्यायालय गठित हैं वादों के निष्पादन के लिए 54 अन्य विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट है, उसमें 432 पदों का सृजन हुआ है। तो ये न्यायालय में 432 पद हैं 54 विशेष न्यायालयों में। उसके बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत भी 8 अतिरिक्त अन्य विशेष न्यायालय स्थापित हैं किए जाने के लिए 72 पदों का सृजन हुआ है। तो 2 न्यायालयों में 72 पद हैं, 8 न्यायालय में 72 पद हैं, और फिर आपको 54 न्यायालय में 432 पद हैं। ये आपके विभिन्न श्रेणियाँ, वरीय कोर्ट सहायक हैं, बेंच क्लर्क है, वरीय कार्यालय सहायक है, वरीय आशुलिपिक है, कोर्ट रीडर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, चालक है, प्यून है, अर्दली है, ये सारे हैं। उसकी भी संख्या चाहिए आपको। वरीय कोर्ट सहायक से मतलब बेंच क्लर्क से नीचे वाला ही है सारे, ठीक है। बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना होगी। मतलब शेड्यूल ट्राइब के रिसर्च और उनके अध्ययन के लिए एक शोध संस्था स्थापित होगी, और 24 पदों इसके लिए सृजित किए गए, 24 पद। तो शेड्यूल ट्राइब का शोध संस्था पहले बिहार झारखंड जब एक हुआ था तो ये झारखंड बंटवारे के बाद रांची चला गया, मतलब झारखंड चला गया, तो बिहार में शोध संस्था नहीं था। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है बिहार अनुसूचित जाति शोध संस्था एवं प्रशिक्षण संस्था का स्थापना बिहार में किया जाए। बिहार पुरातत्व संग्रहालय सेवा संशोधन नियमावली है 2022 है। तो सेवा नियमावली में संशोधन है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें परिवर्तन किया है कि कितने मार्क्स आपके आर्कियोलॉजी में होने चाहिए, कितने आपके विभिन्न कैटेगरी के मार्क्स में, मतलब जो एलिजिबिलिटी के हैं उसमें मार्क्स में संशोधन किया है। जो शैक्षणिक योग्यता है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पुरातत्व एवं प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन प्राचीन, बेसिकली एक रिक्रूटमेंट में जो पद के जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 में संशोधन है, तो बिहार प्रारूप मद्य निषेध उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 यह अधिसूचित किया गया है। विशेषकर इसमें जो जब्त किए वाहन हैं उसमें जो सुनवाई है अब 90 दिनों का उनको नोटिस होगा, मतलब 90 दिन में नोटिस होगा। अगर 90 दिन में नोटिस में वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसकी नीलामी हो जाती है। मैं ये बता देता हूँ इसके पूर्व में कितना प्रावधान था। पूर्व में काफ़ी लंबा समय था, इसमें 210 दिन था पहले, मतलब 7 महीने तक हम लोग नोटिस देते थे और इंतज़ार करते थे। और अब जो मद्य निषेध में अगर पकड़ाए जाएंगे 90 दिन के नोटिस पर अब कार्रवाई हो जाएगी, अब उसको नीलाम कर देंगे। तो अब गाड़ियों की संख्या जो आप देखते होंगे बहुत जगह जब्त करके रखी रहती हैं, अब उसमें कम होगा और तुरंत ही नीलाम भी हो जाएगा। तो ये और 30 दिन अंदर आदेश भी पारित करना है जब्ती के, मतलब 30 दिन में आदेश पारित कर देना है और 90 दिन में नीलामी हो जाएगा। तो पहले मतलब 30 दिन में निर्धारित था और 210 दिन हम लोग इंतज़ार करते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब त्वरित कार्रवाई इस अभियान में होगी और इसमें अभियान को भी बल मिलेगा। अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा ली जाती थी, पहले वो नीलिट करके एक संस्था से के माध्यम से ली जाती थी। अब यह निर्णय है कि राज्य सरकार अपने ही संस्था बिपाड के माध्यम से इस परीक्षा को कराएगी और जो कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा उसके माध्यम से होगी। तो यह एक प्रावधान संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग का एक मामला था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन में 226 पदाधिकारियों था जो अवर शिक्षा सेवा शिक्षण शाखा में इनकी बहाली उस एडवर्टाइजमेंट में हुई थी, किंतु शिक्षक के रूप में ये कार्यरत रहे हैं।
अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि इनको अवर शिक्षा सेवा शिक्षण शाखा में इनको नियुक्त मानते हुए उस तिथि से नियुक्ति की तिथि से सभी लाभ दिए जाएं और जो भी इनकी सेवा शर्तें थी उसके अनुरूप इनको लाभ दिया जाए। 4 मामले हैं भूमि स्थानांतरण के। ये आपको जानकारी होगा, DFCCI जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, रेल मंत्रालय का। तो 4 मामले हैं जो भूमि स्थानांतरण के हैं। तो उनको औरंगाबाद जिला अंतर्गत औरंगाबाद अंचल का एक है, एक रफ़ीगंज अंचल का है, एक और रफ़ीगंज अंचल का और नवीनगर अंचल है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं उसमें सशुल्क भूमि स्थानांतरण के 4 प्रस्ताव हैं। अब मैं आता हूँ सेवा से बर्खास्त मामले। जल संसाधन में विभाग में प्रेम प्रकाश जी थे, तत्कालीन सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण। तो इनको बर्खास्त कर दिया गया है। कटाव टूटने के बिंदु पर इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने टूटन बिंदु के कटाव भाग को सुरक्षित नहीं रखा और कटाव बिंदु को बाढ़ सुरक्षा कराकर सुरक्षित रखने में निर्देशों का उल्लंघन किया, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल औरंगाबाद, 1/7/2016 से ये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है, इनको बर्खास्त किया गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल हसनपुर औरंगाबाद, ये 5/7/2017 से ये अनुपस्थित है, इनको सेवा से बर्खास्त किया गया। डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार, क्षेत्रीय अपर निदेशक पटना, ये सरकारी कार्यक्रम में कर्तव्य से निर्वाह के क्रम में शराब सेवन एवं गैर महिला को अपने कमरे में प्रश्रय देने के आरोप में इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शशिकांत चतुर्वेदी, तत्कालीन राज्य के उपायुक्त खगड़िया, इनको भी सेवा से बर्खास्त किया गया। और अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को है। अब इसको राज्य के समारोह के रूप में मनाया जाएगा और ये स्थान पुण्यतिथि का है पटेल चौक, चितकोड़ा रेलवे पुल के उत्तरी गोलंबर स्थित जो पटेल चौक है, वहाँ पे पुण्यतिथि 15 दिसंबर को राज्य के समारोह के रूप में मनाया जाएगा। धन्यवाद।